नमस्कार। इससे पहले वाला जो वीडियो तो हमारा, उसमें हम पढ़ रहे थे कि कैसे मोहम्मद गौरी 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में विजित होने के बाद खुद तो वापस वहाँ चला जाता है। यद्यपि वो जयचंद से भी लड़ा है, उनको भी पराजित किया है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। और उनके बाद में उनके जीवन के बारे में मैंने पहले भी वाले वीडियो में बताया कि हम उनके बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि हम यह राजनीतिक अध्ययन कर रहे हैं। और राजनीतिक अध्ययन में हमें ये दिखाना है कि उस दौर की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, वो परिस्थितियाँ कैसी थी, उन परिस्थितियों ने हमारे इतिहास में क्या क्या बदलाव लाए, उसके बारे में हमें देखना है। तो 1192 के अंदर हम पृथ्वीराज चौहान से जो है वो पराजित हो गए। मोहम्मद गौरी खुद तो यहाँ से चला गया और वापस वो तो अपने देश चला गया, लेकिन उसने अपने यहाँ पर अपना एक सैन्य कमांडर रखा और उस सैन्य कमांडर का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब सबसे मूल बात जो समझने वाली है हमारे यहाँ पर कि जो वो यहाँ से चला गया और यहाँ की जो सत्ताएं थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी आपसी फूट, रियासतों के अंदर, राजा महाराजा के अंदर आपसी एकता का अभाव, उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। क्योंकि सब अपने अपने राज्य को सुरक्षित करने में जो जिस तरह से वो लगे हुए थे, अगर वो सब इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के विदेशी आक्रांताओं का अगर वो सामना करते, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो इतिहास आज नहीं होता। हम आक्रांताओं का इतिहास नहीं पढ़ते, हम पढ़ते अपने भारतीय शासकों का इतिहास। लेकिन जिस तरह से सत्ता में परिवर्तन हुआ 1192 के बाद में, कन्नौज के शासक जयचंद, उनको भी मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया, क्योंकि वो भी एक ख्वाब पाले हुए थे कि इधर पृथ्वीराज चौहान पराजित हो तो मैं जाकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाऊं। लेकिन विदेशियों के दिमाग में ये थी, मोहम्मद गौरी के दिमाग में ये थी कि जो शासक पृथ्वीराज चौहान का या अपने भाई का या अपनी स्वदेशी रियासतों के साथ में सहयोग नहीं कर रहा है, उसके ऊपर मैं कैसे विश्वास करूं। और उसकी धारणा उसके मन में रही और उसने जो दूसरे युद्ध के अंदर उसको पराजित किया, तो कन्नौज की सत्ता भी उसके हाथ से निकल गई, जयचंद के हाथ से। और भारत पर एक तरह से उस दौर का जो भारत था, उस दौर में आप कहिए कि किस तरह से ये मोहम्मद गौरी के हाथ में आ गई। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि वो खुद तो यहाँ रहा नहीं, वापस यहाँ से चला गया और यहाँ पर उसने जो सत्ता स्थापित की, उसके द्वारा स्थापित जो सत्ता थी, उसने अपना सैन्य कमांडर यहाँ पर रखा जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। और उसके द्वारा स्थापित जो राजवंश है वो भारतीय इतिहास में गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। देखो 1206 से लेकर के 1210 तक का जो पीरियड है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का काल माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस सत्ता की स्थापना की, जिस वंश की स्थापना की, उसको भारत के इतिहास में गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, यद्यपि उसका जो कार्यकाल का ही, शासनकाल का मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उसने शासन तो किया ही, उसका कार्यकाल ही था। क्योंकि वो एज ए सुल्तान के हिसाब से वो दिल्ली, या उस समय हालांकि वो दिल्ली में उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, उसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। तो उसने अपने आप को, मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है 1206 के अंदर, और जब उसकी मृत्यु होती है तो यहाँ पर भारत के अंदर उसका ये जो दूत था, उसका ये जो गुलाम था, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है उसके समर्थक अमीरों द्वारा। और 1206 के अंदर वो लाहौर के अंदर गद्दी पर बैठता है। लेकिन सबसे मूल बात, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। तो जो मध्यकालीन भारत में पढ़ रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण बात है कि मध्यकालीन भारत के अंदर जो 1206 से लेकर के 1526 यानी बाबर के आक्रमण या इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है, उसको इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सुल्तान हुए, शासक हुए, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, न कि बादशाह की। तो आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम ये बताएंगे आपको कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ रहते हुए अपनी शासन व्यवस्था को विस्तारित किया था। नमस्कार।